नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने औषध खोज हैकाथन की शुरुआत की। छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों से कोविड-19 की दवा विकसित करने की दिशा में काम करने को कहा। इस वर्ष नहीं होगी कांवड़ यात्रा, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया। राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा गंगा जल। वहीं कुंभ आयोजन के तहत तेजी से कार्य पूरे करने के दिशा निर्देश हुए जारी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी आधारित योजनाओं को राज्य सरकार दे रही है बढ़ावा। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा के दौरान योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के दिए निर्देश। और डिप्रेशन की समस्या से बचाव के लिए योग और आपसी बातचीत को माना जा रहा है कारगर। महानिदेशक कानून और व्यवस्था ने घर के वातावरण में व्यस्त रहने और अपनी समस्याओं को एक दूसरे से साझा करने की दी सलाह। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से औषध खोज हैकाथन की शुरुआत की। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने छात्रों, शिक्षकों और अनुसंधानकर्ताओं समेत सभी लोगों से इस हैकाथन में बड़ी संख्या में भाग लेने और कोविड की कारगर औषधि विकसित करने की अपील की है। इस अभियान का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से किया है। जो आज शुरुआत हुई है वो कोई सामान्य शुरुआत नहीं है। ये पूरे विश्व का ड्रग डिस्कवरी हैकाथन पहला है पूरी दुनिया का। जो ये 3 चरणों में होने वाला है ये हैकाथन, ये पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में। और जैसे मेरे को बताया गया कि ये केवल ये इनोवेशन एक दुनिया के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना है। ये केवल ड्रग की खोज के प्रति छात्रों में और शोधकर्ताओं में उत्सुकता ही पैदा करना नहीं है, बल्कि जैव चिकित्सा की दिशा में एक नए अभियान की शुरुआत करना भी इसके पीछे ये हेतु है। कोविड-19 के चलते इस वर्ष कांवड़ यात्रा नहीं होगी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार ने यात्रा को स्थगित करने का ये फैसला सामूहिक तौर पर लिया है। शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने देहरादून में पत्रकार वार्ता में बताया कि राज्य सरकार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनकी आवश्यकता अनुसार और मांग के अनुसार गंगा जल उपलब्ध कराएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि वो राज्य सरकारें जिस रूप में चाहें, जैसा उनकी व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के अंतर्गत गंगा जल ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगी। राज्य सरकार उनका पूरा सहयोग करेगी। वो गंगा जली के रूप में, वो टर्कों में, वो अन्य जो माध्यम हो सकते हैं उन माध्यमों से हम उनका पूरा सहयोग करेंगे। इस रूप में वो राज्य सरकारों को हमने इस प्रकार की कल कहा है कि बातचीत करके जो भी वो व्यवस्था बनाए हम उसको सहयोग। वहीं श्री कौशिक ने 2021 में आयोजित हो रहे कुंभ के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि स्थायी प्रकृति के सभी निर्माण कार्य पहले शाही स्नान से पूर्व पूरे कर दिए जाएंगे। कुंभ का आयोजन भव्य और दिव्य हो, सरकार इसका प्रयास कर रही है। 2021 की तैयारी हमारे राज्य में बहुत तेजी के साथ चल रही है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि और तेजी के साथ काम को किया जाए ताकि कुंभ का जो नोटिफिकेशन है उससे पहले सारे काम पूरे हो जाएं। अभी पिछले दिनों अखाड़ा परिषद के साथ बैठक हुई। आने वाले जुलाई के सेकंड वीक में अखाड़ा परिषद की अपनी बैठक भी होगी और उसके बाद संभवतः वो सरकार के साथ भी बैठेंगे। अखाड़ा परिषद के मार्गदर्शन में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उस निर्णय के आधार पर सरकार व्यवस्थाएं करेगी। महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री रेखा आर्य ने आज विधान भवन में विभागीय बैठक की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने विभाग की प्रगति में तेजी लाने के लिए योजनावार कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्री ने बताया कि एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी आधारित योजना को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत 1% ब्याज पर स्वरोजगार के लिए 90% राजकीय सहायता और 10% एकल महिला का योगदान निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, इसलिए योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए।
समीक्षा बैठक में विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की समीक्षा और चर्चा और निर्देश दिए गए हैं, जिसमें हमारी बालिकाओं के लिए जिस प्रकार से नंदा गौरा योजना चल रही है, वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं, पोषण अभियान चल रहा है, कुपोषित बच्चों को स्वस्थ करने के संदर्भ में चल रहा है, वन स्टॉप सेंटर चल रहे हैं, हमारे कामकाजी महिला छात्रावास की स्थिति क्या है, हमारे नए प्रपोजल्स क्या है, इस सब पे चर्चा की गई है। किस प्रकार से महिलाओं को हम स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना सके, उस दिशा में भी चर्चा की गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि उत्तराखंड के विकास में एमएसएमई सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है। केंद्र सरकार द्वारा एमएसएमई को नए तरीके से परिभाषित करने से राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी लाभ होगा। इससे एक और रोजगार में वृद्धि होगी तो वहीं राज्य की आर्थिकी का भी विकास होगा। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश की सीमा में वृद्धि कर दी है। अब संयंत्र और मशीनरी में 1 करोड़ रुपए तक निवेश और 5 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले उद्योग सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आएंगे। इसी प्रकार 10 करोड़ रुपए तक निवेश और 50 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले उद्योग लघु उद्यम की श्रेणी में आएंगे, जबकि 50 करोड़ रुपए तक निवेश और 250 करोड़ रुपए तक टर्नओवर वाले उद्योग मध्यम उद्यम की श्रेणी में आएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रीनगर स्थित सुमाड़ी में एनआईटी के स्थायी कैंपस के लिए लगभग 910 करोड़ रुपए की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का आभार जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेशवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई है। एनआईटी के स्थायी कैंपस के निर्माण से प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही क्षेत्रवासियों की आर्थिकी भी संवरेगी। करोड़ रुपया जी भारत सरकार से अनुमन्य हुआ है जी सर, उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और जो हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री जी, उन्होंने जिस तरह से उसके लिए एफर्ट किए, प्रयास किए, एनआईटी का जो निर्णय है जी, उससे मुझे लगता है कि उत्तराखंड को बहुत बड़ा लाभ भविष्य में मिलेगा। जो बच्चे हमारे अभी जयपुर में पढ़ रहे हैं जी सर, अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी, बच्चे यहीं पर पढ़ेंगे और उत्तराखंड की जो बहुत ही स्वास्थ्यप्रद आबो हवा है उसका भी आनंद ले सकेंगे। वहीं उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि संस्थान के लिए धनराशि की मंजूरी से राज्य की बड़ी मांग पूरी हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकार का भी धन्यवाद दिया है। कोरोना संक्रमण के चलते लोगों में डिप्रेशन की समस्या तेजी से बढ़ रही है। डिप्रेशन के कारण कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। समय रहते इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। इससे बचाव के लिए योग और आपसी बातचीत को कारगर माना जा रहा है। महानिदेशक कानून और व्यवस्था अशोक कुमार ने लॉकडाउन की अवधि के दौरान डिप्रेशन से बचने के लिए घर के वातावरण में व्यस्त रहने और अपनी समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करने की सलाह दी है। पूरे समाज को इस विषय पे चिंतन मंथन करने की जरूरत है कि कैसे ऐसे समय में कैसे हम व्यक्तियों की, इंसानों की ऊर्जा को पॉजिटिव चीज़ों में लगाएं और उनको नेगेटिव थॉट्स आने से रोकें। थोड़ा सा लॉकडाउन पीरियड में इस तरह की समस्या आई है, तो ये मेरे विचार से सामाजिक और आर्थिक और साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक विषय ज़्यादा है। केंद्र सरकार ने 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें कई लोकप्रिय ऐप भी शामिल हैं, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता है कि कई ऐप को डाउनलोड करते समय हम उन्हें कई सहमति भी प्रदान कर देते हैं, जिनसे हमारा डेटा चोरी होने या इनके गलत प्रयोग होने का खतरा बना रहता है। देहरादून स्थित साइबर थाने के सीओ अंकुश मिश्रा ने बताया कि जिन भी ऐप का इस्तेमाल लोग कर रहे थे या कर रहे हैं, उनमें बेहद ही सावधानी बरतने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि कई ऐप के प्रयोग से हमारी प्राइवेसी को भी खतरा बना रहता है, इसलिए उन्होंने किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते समय बेहद सावधानी बरतने की सलाह दी है। सिर्फ यूथ ही नहीं, हर एज ग्रुप को कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि जब हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, जो परमिशन हमसे मांगी जाती है, जो हमारा डेटा मांगा जाता है कुछ ऐप्स द्वारा, उसमें जैसे कि हमारी फोटोज का एक्सेस, हमारे वीडियोज का, हमारे कॉन्टैक्ट्स का या फिर हमारी लोकेशन का, तो ऐसी कुछ ऐप्स हैं जो इस प्रकार का जो डेटा मांगती है, तो उसमें आवश्यक है कि हम टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लें और तभी उन चीजों की परमिशन दें।
चमोली की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बद्रीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ मंदिर परिसर, तप्तकुंड, लामबगड़ स्लाइड जोन सहित कई स्थानों पर चल रहे निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि बद्रीनाथ धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए लामबगड़ में बने एंट्री प्वाइंट पर तैनात कर्मचारियों को यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने, मास्क अनिवार्य रूप से पहनने और हैंड सैनिटाइज कराने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शाम 4 बजे के बाद बद्रीनाथ धाम जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी जाएगी। मंदिर दर्शन के दौरान यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाएगा। यात्रियों को पूजा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए एनडीआरएफ की 2 टीमों को भी तैनात किया गया है। राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि रिकवरी रेट लगभग 79% है, जो अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर बना हुआ है। कल शाम जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में कोरोना के 66 नए मामले आने के बाद कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 2947 हो गई है, जबकि अब तक 2317 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कल आए मामलों में नैनीताल से 22, देहरादून से 20, उत्तरकाशी से 9, अल्मोड़ा से 5, टिहरी गढ़वाल से 4 के साथ ही चंपावत, उधमसिंह नगर और हरिद्वार से 2-2 मामले सामने आए हैं। कोरोना संक्रमण के कारण अपने घरों को लौटे प्रवासियों ने मनरेगा के तहत अपने बंजर खेतों में फिर से हरियाली ला दी है। पौड़ी जिले के एकेश्वर ब्लॉक के दूरस्थ गांव में इन दिनों खेतों में मौसमी सब्जियों का उत्पादन हो रहा है। घर लौटे प्रवासियों ने सामूहिक प्रयासों से लगभग 30 नाली बंजर भूमि में खेती शुरू की है, जिसमें टमाटर, सेम, शिमला मिर्च, गोभी सहित अन्य सब्जियां शामिल हैं। प्रवासी सूरज सिंह चौहान ने बताया कि लॉकडाउन के कारण वो अपने गांव लौट आए थे। उन्होंने यहां अपने दोस्तों के साथ मिलकर बंजर भूमि पर मौसमी सब्जियों का उत्पादन शुरू किया और आज खेतों में सब्जियों को देखकर उन्हें खुशी हो रही है कि हमारी मेहनत साकार हो रही है। एक दिन गोष्ठी में हमारा ऐसे ही प्लान बना कि कुछ खाली ज़मीन में कुछ किया जाए, यूं ही इस समय को बर्बाद न किया जाए। तो हमने जगह चुनी और यहाँ लगभग 20 से 25 साल पुराने बंजर खेतों को हमने बड़ी मेहनत से कृषि योग्य बनाने का प्रयास किया। आज हमारा यह प्रयास सफल रहा है। इस बगीचे से हमने अभी फ्रांसबीन और टमाटर ही बेचने शुरू किए हैं। हमारे गाँव में ही इस सब्जी की इतनी खपत है कि यह सब सब्जी हमारे गाँव में ही स्थानीय निवासियों में ही खपत हो गई। वहीं प्रवासी नीरज पवार ने बताया कि गांव लौटने के बाद उन्होंने अपने खेतों में टमाटर की खेती की थी। आज उनके खेतों में भारी मात्रा में टमाटर की पैदावार हो रही है। उन्होंने खेती के व्यवसाय को आज के दौर में लाभकारी बताया है। भी खोदा हुआ है, ठीक है। आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, पूरे टमाटर लगे हुए हैं। ये इनमें से कुछ बिकने लग गए हैं। ये ज्यादा अभी ज्यादा नहीं है, 2 या 2.5 महीने इन्हें लगाए हुए हैं यहाँ। इस बीज के लिए हमने उद्यान विभाग किरखू हमारा मार्केट है, वहाँ जाके हमने पता करा। प्रवासी संदीप चौहान ने बताया कि कुछ साथियों के साथ मिलकर उन्होंने गांव में मनरेगा के तहत एक तालाब का निर्माण कराया है, जिसमें अभी मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है। ये जैसे हमारे पीछे मच्छी के वो कर रखा हमने, इसको बड़े स्तर पे हम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो सरकार मनरेगा के अंदर हमें सरकार ने आगे से दे रखा, जो फॉर्म बना रहे हैं हम इसका बड़ा बना रहे हैं, वो 1-2 महीने में बन जाएगा। हाँ, मार्केट नज़दीक भी है और आसपास के गांव भी लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं। नहीं, अगर ये सफल हो गया तो हम यहीं रहेंगे। हम तो खुद ही चाहते हैं, हम यहाँ रहे हैं, हम अपने गांव में कौन छोड़ के जाना चाहते हैं। वहीं ग्राम विकास अधिकारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि कोटा गांव में अभी तक लगभग 15 प्रवासी युवाओं को मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। भूमि विकास और तालाब निर्माण के लिए युवाओं को मनरेगा का लाभ दिया गया है। जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हैं, 14-15 लोगों का पंजीकरण किया है मनरेगा के अंतर्गत। इन्हें काम दिया है। अभी मनरेगा फार्म पॉन्ड बना रहे हैं। मनरेगा के अंतर्गत इनके लिए फिश पॉन्ड का व्यवस्था कर रहे हैं, तो फिर फिश पॉन्ड में फिर ये मछली पालन का काम भी आसानी से कर सकते हैं। मत्स्य विभाग से भी कुछ काम करना चाहते हैं, तो मछली पालन का भी इन्होंने काम शुरू किया है। तो हम चाह रहे हैं कि मनरेगा से भी इन्हें मत्स्य पालन के लिए टैंक दे दिया जाए, तो उसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संस्कृति विभाग के देहरादून स्थित प्रेक्षागृह का नाम उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक और गीतकार स्वर्गीय अजीत सिंह नेगी के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय अजीत सिंह नेगी को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रेक्षागृह का नाम उनके नाम पर किया जा रहा है। संस्कृति के क्षेत्र में वे सदैव प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने औषध खोज हैकाथन की शुरुआत की। छात्रों, शिक्षकों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों से कोविड-19 की दवा विकसित करने की दिशा में काम करने को कहा। इस वर्ष नहीं होगी कांवड़ यात्रा, शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया। राज्यों को उपलब्ध कराया जाएगा गंगा जल। वहीं कुंभ आयोजन के तहत तेजी से कार्य पूरे करने के दिशा निर्देश हुए जारी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सब्सिडी आधारित योजनाओं को राज्य सरकार दे रही है बढ़ावा। राज्य मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय समीक्षा के दौरान योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने के दिए निर्देश। और डिप्रेशन की समस्या से बचाव के लिए योग और आपसी बातचीत को माना जा रहा है कारगर। महानिदेशक कानून और व्यवस्था ने घर के वातावरण में व्यस्त रहने और अपनी समस्याओं को एक दूसरे से साझा करने की दी सलाह। उत्तराखंड की खबरों के लिए आप हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DDNews_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब करें। नमस्कार।